This session is relevant to all of us, but especially to the ones who love music, who love classical music, or have just a love for all the sorts, all the types of music. This session is titled as The Singing Clock, and we are going to have Praveen Godkhindi ji in conversation with Kiran Deshpande ji and Dr. Bhaskar Khandekar ji. मैं चाहूँगा प्लीज़ अगर वो हमारे इस हॉल में हैं तो इस मंच पे आएं, अगर बाहर हैं तो उन्हें बुला लीजिए अंदर. हमारे पीछे ही है, यही वो कहावत है, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा. ओके ग्रेट. हेलो. मैं चाहूंगा प्रवीण जी, किरण जी और भास्कर जी कृपया करके इस मंच पे आएं. और साथ ही साथ इससे पहले हम आगे बढ़ें, बहुत कम ही देखने मिलता है कि एक प्रोफेशनल म्यूजिक आर्टिस्ट कोई नॉवेल लिखें, अपने संगीत को किताबों में उतारें, और ऐसी एक बहुत ही बेहतरीन नॉवेल हमारे साथ हमारे बीच है. मैं चाहूंगा अभिलाष खांडेकर जी, द मेंबर ऑफ सोसाइटी फॉर कल्चर एंड एनवायरनमेंट एंड एमपीसीए प्रेसिडेंट, इस मंच पे आए. मैं चाहूंगा निहारिका जी भी इस मंच पे आए. अगर राघव चंद्र जी हमारे बीच मौजूद हैं, द डायरेक्टर ऑफ द बीएलएफ, मैं चाहूंगा इस मंच पे आए. और सबसे पहले हम चाहेंगे कि मैं चाहूंगा डॉक्टर प्रदीप कपूर जी भी हमारे बीच आए इस मंच पे, उनको भी मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा. और मैं शुभारंभ इस हिसाब से ही करना चाहूंगा कि हम सबसे पहले आपकी किताब का विमोचन करें भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल के इस मंच पे. एवरीबॉडी, प्रेजेंटिंग यू द बुक प्रहार, द सिंगिंग क्लॉक. Ragas have the power to heal, nurture and inspire. This novel is set in 1960s and it tells us the story of such a clock invented by the fictional duo of vocalist Pandit Sharda Prasad Bua and a watch technician. We are all keen to know about the singing clock. Yes. प्रहर, द सिंगिंग क्लॉक. बहुत बहुत धन्यवाद. Yes, the session revolves around music, classical music and the musical therapy. और किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी अकेली शाम की चुप में गीत पुराने गा के देखो. किसी अकेली शाम की चुप में गीत पुराने गा के देखो. संगीत है जादू, जरा उन गीतों को गुनगुना के देखो. हाँ, धन्यवाद. We are all keen to know more about the singing clock, प्रहर. And हमारे साथ प्रवीण जी और उनके साथ साथ हमारे साथ किरण देशपांडे जी और भास्कर जी मौजूद है. मैं उनके बारे में आपको जल्द से जल्द बताना चाहूंगा. श्री प्रवीण गोरखिंडी जी is an award-winning Indian classical Hindustani flute player who has mastered both the Tantrakari and Gayaki style of playing the flute. He has many firsts to his credit. First Indian to perform ragas on the 8th feet contrabass flute. First Indian to introduce circular breathing technique in classical music. And first Indian to perform in World Flute Festival at Mendoza, Argentina. That calls for an applause. और इन्होंने सिर्फ फ्लूट प्ले ही नहीं करी, फ्लूट इन्वेंट भी करी है. ही इज द क्रिएटर ऑफ 3 यूनिक फ्लूट्स. द फर्स्ट वन इज मंड्रा बांसुरी, अल्टो बांसुरी, इंडियाज फर्स्ट यू शेप्ड बांसुरी विच कैन रीच द लोअर ऑक्टेव पंचम. यस, तालियां होनी चाहिए उसके लिए. सेकेंड वन इज ज्यादा इंटरेस्टिंग. इट इज कॉल्ड फ्लुतार, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लूट एंड अ गिटार, known as flutar. And third one is Divya Basuri, an amplified illuminating flute which has LED bulbs and inbuilt mic. That's really creative. एक बार इन creations के लिए तालियां होनी चाहिए. He has also performed Jugalbandi concerts with great maestros of music such as Ustad Zakir Hussain Sahab, Shri Hariharan ji, Shri Shankar Mahadevan ji,
एंड मैनी मोर। ऐसे एक महान व्यक्तित्व हमारे बीच है, हम आपका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे बीच श्री किरण देशपांडे जी हैं, हु हैज बीन द रेसिपिएंट ऑफ संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड फॉर तबला। जी हाँ, तालियां होनी चाहिए। He was trained in tabla under the tutelage of Sheikh Daud Khan of Hyderabad and in vocal music under Sakaram B. Deshpande and Sadashiv B. Deshpande ji. He is also associated with the Delhi Gharana, Farrukhabad Gharana and Ajrada Gharana. Shri Deshpande ji received the Sangeet Natak Academy Amrit Award, as I previously mentioned, for his contribution to the Hindustani इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। सर, हम आपका भी अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव इंडियाज फर्स्ट म्यूजिक थेरेपिस्ट डॉक्टर भास्कर देशपांडे जी। ही इज डेडिकेटेड, माफी चाहूंगा, मिस्टर भास्कर खांडेकर जी। ही इज डेडिकेटेड टू म्यूजिक थेरेपी सिंस 1993। ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद द फर्स्ट PhD, as I mentioned, in the music therapy back in 2000. He is a classical violinist, musicologist, and he has also been awarded by the Honorable President of India in 2017. That calls for an applause, ladies and gentlemen. He has over 25 years of experience in teaching music and has authored many research papers and articles published in eminent journals and magazines. He is also the publisher and editor of Kalavardhan Shodh Patrika, and he is also the director of Kalavardhan Academy of Performing Arts. It's a pleasure for us to have such a panel filled with maestros of music. उम्मीद है हम संगीत के बारे में और सुनेंगे, सीखेंगे, और मैं चाहूंगा अब मंच मैं आपके हवाले करूं। दिलकश तालियां होनी चाहिए, डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं श्री राघव चंद्रा जी और अभिलाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस भोपाल लिटरेरी फेस्ट के 7वें आयोजन में हम लोगों को आमंत्रित किया। हम लोग मंच के कलाकार होते हैं, और जब कोई हम लोगों को बोलने के लिए कहता है तो हम ये कहते हैं कि हम तो गा के बोल सकते हैं या बजा के बोल सकते हैं। इसलिए वो प्रयोग जो एक संगीतकार संगीत के संबंध में बोलकर प्रदर्शित कर सकता है, उसका एक अपना महत्व होता है। मुझे याद है, कई वर्षों के पूर्व की बात है, जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में समाहित था, तब इसी मंच पर एक आयोजन हुआ था पौर्वात्य संगीत और पाश्चिमात्य संगीत के ऊपर। उस समय डॉक्टर M.R. गौतम खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे, और उसमें बेंगलोर के बहुत विद्वान संगीतज्ञ मैसूर सूर्य नारायण राव जी यहाँ आमंत्रित थे, और 2 दिन का काफ़ी गहन चर्चा हुई थी। उस समय गौतम जी ने मेरा परिचय डॉक्टर राव से करवाया था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप लिखते भी हैं क्या? तो मैंने उनको सहज कहा कि इतना लिखा जाता है, मैं और क्या उसमें ऐड कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोगों के संस्कृति संगीत के बारे में जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, वो होते भी हैं, इसलिए आपको लिखना चाहिए। पर शायद मैंने उससे बोध नहीं लिया और मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाया। हमारी संगीत का और भारतीय संस्कृति का एक अनोन्य संबंध है, और भारतीय संगीत
के विभिन्न पहलुओं के ऊपर हमारे शास्त्रों में बहुत चर्चा हो चुकी है। हमारे वाद्य बहुत पुराने हैं और प्रवीण जी जो वाद्य बजाते हैं वो तो लगभग हमारा पहला वाद्य माना जाता है। निसर्ग में झाड़ियों के बीच में से जब हवा चलती थी बहुत तेज, तब स्वर उत्पन्न होते थे। उसी से प्रेरणा लेकर ये वेणु या बांसुरी की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा कहा जाता है। और हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका तो ये सबसे प्रिय वाद्य था। और उस वाद्य के आवाज़ के ऊपर न वृंदावन के या मथुरा के नागरिक और बच्चे उसमें सम्मोहित होते थे, पर पशु पक्षी भी उसमें सम्मोहित हो जाते थे। हमारे यहाँ भी महर्षि महेश योगी जी ने इस भारतीय संगीत की जो वैद्यकीय उसका महत्व है, मेडिसिनल जो इम्पोर्टेंस है, उसको भांपा था। और उन्होंने इस बारे में एक म्यूज़िक फॉर वर्ल्ड पीस करके एक बहुत बड़ा आयोजन उन्होंने किया था, जिसमें कुछ सिलेक्टेड म्यूजिशियंस को उन्होंने ग्रुप्स बनाकर यूरोप और ना सिर्फ यूरोप, चाइना, जापान और अमेरिका में भी उन्होंने भेजा था। वहाँ मैं भी उसमें एक ग्रुप में सम्मिलित था। और सैन फ्रांसिस्को साइड में, कैलिफोर्निया साइड में जो कार्यक्रम हुए थे उसमें मैं भी सम्मिलित था। और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हुए थे और सब लोगों को बहुत उसमें आश्चर्य हुआ था कि हमारे भारतीय संगीत में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि क्राइम रेट भी नीचे हो गया था जहाँ ये संगीत गाया बजाया गया। हमारे यहाँ भोपाल में ये संगीत के ऊपर उपन्यास लिखने का एक प्रयास अभी कुछ वर्षों पूर्व हुआ था। हमारे सबके पहचाने हुए डॉक्टर संतोष कुमार चौबे जी, जो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उन्होंने जलतरंग नामक एक बहुत अच्छा उपन्यास संगीत के ऊपर लिखा था, जो संगीत की ऐतिहासिक पार्श्वभूमि के आधारित है। और उसका नाट्य रूपांतर भी हुआ और इसी मंच से वो उसका नाट्य भी हुआ था, नाटक भी हुआ था। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने आप में से देखा होगा उसको। तो इस तरह से पार्श्वभूमि उपन्यास और संगीत के बारे में है। और मुझे बहुत आनंद है कि उसके बाद ये प्रहर, द सिंगिंग क्लॉक, ये उपन्यास हमारे मित्र श्री प्रवीण भुंडखिंडी जी ने एक उपन्यास के तरह से प्रदर्शित करके उन्होंने किया है। बहुत ही अच्छा उपन्यास है। मैंने पहले बार जब हाथ में लिया तो छोड़ नहीं पाया। पूरा उपन्यास एकदम से मैंने पढ़ डाला। और फिर जब मुझे अभिलाष जी ने कहा तो फिर इसमें 2-3 मेरे पारायण हो गए उसके, और सभी पात्रों से परिचय भी हो गया। मेरा पहला प्रश्न प्रवीण जी से ये है कि पहले तो एक मेरा अनुरोध है कि पहले वो ये जो हमारा बहुत साहित्य से पूरा भरा एक वातावरण बन गया है, उससे थोड़ा सा हटकर वो थोड़ा संगीतमय
वातावरण निर्माण करें अपनी बांसुरी बजाकर, और उसके बाद हम हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। सबको नमस्कार। क्योंकि मेरी किताब राग समय पद्धति पर आधारित एक फिक्शन नॉवल है, तो इस समय का जो राग है वो मैं आपके सामने शुरुआत में प्रस्तुत करूंगा और फिर इस किताब के बारे में कुछ बात भी करूंगा। तो राग है राग मधुवंती, जो शाम का एक बहुत ही खूबसूरत राग है। उसका चंद मिनट में आलाप सुनाऊंगा। राग मधुवंती।
प्रवीण जी से थोड़ा आग्रह ये भी है कि इसमें थोड़ा जोड़ भी बजाएं, ताकि स्वर के साथ लय का जो सामंजस्य होता है वो भी थोड़ा सा उसकी आप लोगों को उसका भी अनुभूति मिले ज़रा। मुझे फिक्र इस बात का है कि बुक के बारे में बात करने के लिए समय नहीं बचेगा। थैंक यू, थैंक यू। सो नेक्स्ट टाइम आई विल कम ओनली फॉर अ फ्लूट परफॉर्मेंस। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
मुझे विश्वास है कि मैंने प्रवीण जी को जो आग्रह किया था उसके लिए आप मुझे धन्यवाद देंगे। प्रवीण जी से पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इनको ये 24 घंटे कम कैसे नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये दक्षता, ये गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए दिन रात रियाज करना पड़ता है। और जब इतना रियाज करना पड़ता है तो बांसुरी के जगह लेखनी कैसे हाथ में आ जाती है लिखने के लिए। तो पहला प्रश्न तो मुझे यही है, यह बाय द वे मेरे को एक कहानी याद आई कि एक लेखक थे और एक पत्रकार उनके यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आपकी जरा दिनचर्या बताएं। तो उन्होंने कहा मैं सुबह उठता हूँ 6:30-7 बजे, फिर अपने हाथ से चाय बना लेता हूँ, फिर घूमने के लिए जाता हूँ, वहाँ से आने के बाद नाश्ता करता हूँ, उसके बाद अखबार वगैरह पढ़ के फिर नहा धो के खाना खाता हूँ, फिर दोपहर में सोता हूँ। शाम को कुछ मित्र आ जाते हैं, उनके साथ थोड़ा सा खेल लेता हूँ ब्रिज। उसके बाद शाम को कुछ खबरें वबरें देखता हूँ, रात में थोड़ा संगीत सुनता हूँ और सो जाता हूँ। तो बोले आप लिखते कब हैं? तो उन्होंने कहा दूसरे दिन। तो ऐसा ही मुझे ऐसा लगता है कि प्रवीण जी शायद 48 घंटे का दिन होता होगा और 24 घंटे रियाज करते होंगे और बाकी 24 घंटों में बाकी चीज़ें करते होंगे। प्रवीण जी, आपको ये उपन्यास लिखने की कल्पना, ये आइडिया कैसे आई? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल का कि उन्होंने मेरी किताब और मुझे चुना यहाँ आने के लिए। और it's a great feeling to be sitting next to two legendary maestros who have created a niche for themselves in the field of art. तो प्रहर सिंगिंग क्लॉक जो इंग्लिश में मेरी नॉवेल है, पहले मैंने उसको कन्नड़ में लिखा 2022 में, एंड मैंने उसको इंग्लिश में 2023 में वो रिलीज़ हुआ। इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेशन किया उसका। उसके बाद आज जो बुक हम लोगों ने रिलीज़ किया वो हिंदी उसका ट्रांसलेशन है। प्रहर कहानी 8 प्रहर का राग संगीत गाने वाली घड़ी की। तो और इसका अनुवादन किया है हमारे अच्छे मित्र श्री नीलेश द्विवेदी जी, यहीं बैठे हैं वो। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उनको धन्यवाद दें। श्री नीलेश द्विवेदी, उन्होंने इस बुक का ट्रांसलेशन किया है। और एक ख़ास बात यह है कि वो खुद भी बांसुरी बजाते हैं और संगीत के बारे में जानते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कोविड के समय में जब कुछ और करने को कुछ था नहीं, एंड आई वॉज वॉचिंग अ लॉट ऑफ दिस वेब सीरीज एंड आई फाउंड दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक was totally missing from all the creative work that was happening. So at a time when everybody was busy watching these crime stories and all that stuff, I felt that there should be one story which could narrate
about a classical musician in its actual form. काफ़ी सारे सीरीज़ हैं लेकिन वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन क्लासिकल म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूजिशियंस का इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर फैक्टर्स. So that's why I thought let me write a few ideas and send it to one of the OTTs and hope कि वो लोग उसको accept करेंगे. लेकिन as obvious वो हुआ नहीं. They didn't like the plot because there was no masala in it. And then I thought कि then it should be something that can reach out to the general masses. So that's when I started writing. And ये प्रहर जो किताब है मेरी it is based on two theories of Indian classical music. One is the राग समय पद्धति. प्रहर, I'm sure all of you must be aware of it, कि हमारे दिन के जो 24 घंटे हैं उसको 8 प्रहर में उसको डिवाइड किया है 3 घंटों में. तो हिंदुस्तानी राग संगीत में हर प्रहर के लिए कुछ राग फिक्स हैं. तो हमारे दिन के अलग राग होते हैं, दोपहर के अलग होते हैं, सवेरे के अलग, दोपहर के अलग, शाम के अलग, रात के अलग. सो 24 घंटों के लिए अलग अलग राग बनाए गए हैं जिसको हम सब क्लासिकल म्यूजिशियंस आज तक फॉलो करते आए हैं. तो मैं चाहता था कि ये जो एक शास्त्र है, एक थियरी है, इसकी पहले तो ये क्वेश्चन है कि क्या इसको आज भी इसको फॉलो करना ज़रूरी है आज के युग में. और तो ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में थे इन थियरीज़ को लेके. और दूसरा थियरी ये है कि रागास कैन हील, दे हैव दिस मेडिसिनल प्रॉपर्टी इन देम. एंड I have experienced a few times when ragas have really helped me when I was down with fever or some problem. Just getting lost in my own music has healed me. So I thought, why not bring these two theories together and bring it out in a way that common people can also enjoy. तो इसीलिए मैंने वो सारे जो किरदार मेरे किताब में है वो ऐसे ऐसे किरदार हैं जिनके साथ मैं रूबरू हुआ हूँ. सम कैरेक्टर्स विच आई हैव बीन डीलिंग विद डे इन एंड आउट. आम आदमी जैसे एक रिक्शा चलाने वाला उसमें है जो शास्त्रीय संगीत का पुजारी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो गा नहीं पाता है. मतलब उसको भगवान ने उतनी आशीर्वाद नहीं है. तो लेकिन वो आर्टिस्ट को ले आना प्रोग्राम से और पीछे बैठ के तानपुरा बजाना, ऐसे कैरेक्टर हैं हमारे बेंगलोर में. तो वो इतने डेडिकेटेड हैं क्लासिकल म्यूज़िक के लिए. तो ऐसे लोगों से शास्त्रीय संगीत अभी तक बना हुआ है. वो क्या कहते हैं, हम जैसे म्यूजिशियंस के लिए इंस्पिरेशन है. तो ऐसे सब कैरेक्टर्स को लेके मैंने ये कहानी बनाई है. तो मूल रूप से कहानी ये है कि 50 और 60 के दशक में एक अद्भुत गायक रूरल पार्ट ऑफ कर्नाटका, शिरसंगी नामक एक गांव में, ये दिस इज़ टोटली फिक्शन, ओके, इट्स totally my imagination. During 60s, when there were no resources of recording any kind of music easily, this gentleman, this amazing vocalist, decides to build a clock that can sing ragas according to the time of the day. And he hopes that this clock will be in everybody's house in India, by which the whole household, the entire society is listening to these ragas according to the time of the day, and that will inspire, it will nurture, it will soothe, it will heal, because ragas have that property. That is what he believes. Unfortunately, that doesn't happen. So the first part of the story is how does he build this clock with very limited resources, living in a rural part of India. He, along with a watch repairer called Zamir, they both spend almost 2 decades just to link a jukebox to a wall clock so that it sings ragas, so 24 ragas in a day. तो ये वो घड़ी कैसे बनाते हैं, ये पहली कहानी. तो इसमें there's a small love story between the 2 students, there is jealousy between 2 vocalists, there is a slight humor and a lot of other elements which make it an interesting read. एंड बीच बीच में सारे राग वो जब गाते हैं तो वो राग के उसका
मन पर क्या असर होता है, हाउ डज इट इफेक्ट ह्यूमन बॉडी, ये सब भी मैं लिखता गया. एंड देन द सेकेंड हाफ देर इज़ अ डॉक्टर जस्ट लाइक आवर डॉक्टर भास्कर खांडेकर जी हु इज़ इनटू म्यूजिक थेरेपी. तो दिस इज़ बाय दैट टाइम द स्टोरी हैज़ मूव टू द 80s. तो वो डॉक्टर साहब जब उनको पता चलता है कि ऐसा एक घड़ी है जो हर घंटे उस समय का राग गाती है, तो ही ऑल्सो फर्मली बिलीव्स इन दिस रागा टाइम थियरी. सो ही बिलीव्स कि ही कैन क्योर हिज पेशेंट्स थ्रू दिस म्यूज़िकल मशीन. तो वो मशीन लेके जाते हैं अपने हॉस्पिटल में, और एक पेशेंट जो बहुत बीमार हैं उनको ये सारे राग सुनाते हैं, एंड दैट पेशेंट रिस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर रागा. एंड सो काफ़ी सारी थियरीज़ उसमें मैंने अपनी इमेजिनेशन से लिखे हैं. बट व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ व्हाट आई रोट जस्ट एज माई fictional mind, my imagination, when I had a discussion with Dr. Bhaskar ji. He said he is right now dealing with the same thing, and it is actually the way he conducts his experiments. So somewhere I was right in my assumptions, most of the things. तो ऐसे कहानी बढ़ती है, और आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको किताब खरीदनी पड़ेगी. बोथ द इंग्लिश एंड हिंदी वर्शंस आर आउटसाइड, सो आप इसको पढ़िएगा. और अगर आप सोचते हैं कि मैं इसका मार्केटिंग कर रहा हूँ और इसको आप ज़बरदस्ती आपको ये बेच रहा हूँ, तो आप सही सोच रहे हैं. मैं आपको बता दूं कि मेरे बाएं ओर बैठे हुए डॉक्टर भास्कर खांडेकर ये वायलिन बजाते हैं. इन्होंने वायलिन सीखा है जब मैं जबलपुर में भातखंडे संगीत महाविद्यालय में मैं शिक्षक था. तब ये वायलिन के स्टूडेंट थे, यद्यपि मैं तबले का शिक्षक था. तब से इनके बचपन से मैं इनको जानता हूँ. और इनकी ख़ास बात यह है कि इन्होंने जो अभी आपको प्रवीण जी ने जो बताया, उसको उन्होंने प्रायोगिक तौर पर उसके ऊपर विचार किया, और जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में जाकर उन्होंने पेशेंट पर उसका उपचार करके और उसके ऊपर प्रयोग करके उन्होंने निष्कर्ष निकाले. मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये राग जो समय से बंधे हुए हैं, इसके बारे में उनके क्या विचार हैं? हेलो, नमस्कार सभी को. साथ ही संस्था के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आभारी हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए. अब आते हैं प्रवीण जी की कहानी पर. जिसको ये फिक्शन कहते हैं, मेरे लिए वो फैक्ट्स हैं. किताब इन्होंने ज़रूर आज लिखी है, पर टाइम थ्योरी हमारे शास्त्रों में बहुत प्राचीन है, और उसी टाइम थ्योरी को आधार मानकर मैंने रिसर्च चालू किया था. जैसे संगीत के सुनने के लिए हर जगह श्रोता होते हैं, ठीक उसी तरह किताबों को पढ़ने के लिए पाठक होते हैं. हर किताब के लिए कहीं न कहीं एक पाठक मौजूद है, और हर पाठक के पास कहीं न कहीं उसके लिए एक किताब मौजूद है. ये किताबों का सत्य है. इन्होंने प्रहार पे लिखा, मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा. वो मार्केटिंग करे न करे, मेरी मार्केटिंग हो रही है उससे, क्योंकि संगीत चिकित्सा के बारे में अवेयरनेस, जागृति लाने के लिए इस तरह की किताबों की बहुत आवश्यकता है. इन्होंने फिक्शन करके कहानी के रूप में उस चीज़ को सामने लाने की कोशिश की है. इसके लिए इनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिससे संगीत चिकित्सा के बारे में लोगों को जानकारी होगी और मेरा काम चालू हो जाएगा अच्छे से. आज इस संगीत चिकित्सा पे काम करते हुए करीब मेरे को 30-32 साल हो गए. पीएचडी करके उसी विषय में संगीत चिकित्सा में आज 25 साल करीब हो गए. करीब 1.5 लाख लोगों पे ज़्यादा, 1.5 लाख लोगों से ज़्यादा मैं म्यूज़िक थेरेपी पे प्रैक्टिकल साथ साथ उनको ट्रीटमेंट दे चुका हूँ मैं. टाइम थ्योरी बहुत ज़रूरी है.
और टाइम थ्योरी का बेस लेते हुए ही मैंने रिसर्च किए थे। पर ज़माना चला आ रहा है इतने सालों से, होता क्या है कि टाइम थ्योरी के हिसाब से राग तो बने हुए हैं, पर संगीत की सभी सभाएं, सभी महफिलें शाम के वक्त होती हैं। तो प्रायः सभी कलाकार गाते बजाते हैं शाम के, रात के राग। प्रातःकालीन सभाएं बहुत कम होती हैं, तो प्रातःकालीन रागों के बारे में जानकारियां बहुत लोगों को नहीं हैं और सुनने भी नहीं चाहते, क्योंकि उस समय लोगों के पास समय भी नहीं होता है। तो इन प्रहर के हिसाब से जो रागों का टाइम थ्योरी है, उसका प्रयोग मैंने थेरेपी या चिकित्सा के रूप में प्रारंभ किया, जिससे हर प्रहर के लोगों के समय लोगों को राग सुनाया जा सके। अब संगीत चिकित्सा का मतलब ये तो नहीं है कि लोगों को पकड़ पकड़ कर राग सुना दो ज़बरदस्ती, वो तो अन्याय हो जाएगा, उन पर अत्याचार हो जाएगा। तो इसलिए इसको हमने थेरेपी का नाम दे दिया। इसको सुनने के बाद आपकी चिकित्सा हो जाएगी, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और कोई इंटेक नहीं है इसमें, और कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई पिंच नहीं है, कोई पंच नहीं है। बस इसी को आधार माना है मैंने इस प्रहार को, और उस पर ही रिसर्च किए हुए। बाकी ये संगीत चिकित्सा एक बहुत बड़ा विषय है, तो उसको अपन धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आज तो पहले सर की पुस्तक है, मेरे लिए खुशी के दिन है। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं में कुछ कर्नाटक संगीत के भी श्रोता होंगे। कर्नाटक संगीत में राग और समय, इससे कर्नाटक संगीत बंधा हुआ नहीं है। आपने सुना होगा कि कर्नाटक संगीत की सभा जब शुरू होती है तो जनरली हंसध्वनि राग में वातापि गणपतिम भजे जो भजन है, उस रचना से उसकी शुरुआत होती है, चाहे वो रात हो, चाहे दोपहर हो, चाहे सुबह हो। तो मैं प्रवीण जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये, जैसा कि हम जानते हैं कि साउथ इंडियन म्यूजिक के ऊपर उत्तर की अपेक्षा प्रभाव, बाहरी प्रभाव कम पड़ा, वो ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स म्यूजिक माना जाता है। और उस दृष्टि से यदि सोचा जाए तो ये हमारी जो पुरातन राग समय सिद्धांत जो है, जो उत्तर में अभी भी उसका महत्व माना जाता है, तो कर्नाटक और दक्षिणी संगीत में ये क्यों नहीं माना जाता, इसके संबंध में कुछ प्रवीण जी बताएं तो अच्छा होगा। वैसे तो मैं रहता बेंगलुरु में हूँ और काफ़ी कर्नाटिक म्यूजिशियंस के साथ मेरा उठना बैठना रहता है जुगलबंदी के सिलसिले में। और जैसे पंडित जी ने कहा कि वो टाइम थियरी को नहीं मानते हैं, वो शाम के वक्त भी अहिर भैरव बजाते हैं या तोड़ी ले लेते हैं। मुझे पर्सनली ये लगता है, हालांकि मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि ये बता पाऊँ कि एक्चुअली ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो संगीत है वो कृति पर आधार है। मतलब जितने भी संत उन्होंने वहाँ पे जिसका म्यूज़िक वो लोग फॉलो करते हैं, तो वो सब डिवोशनल म्यूज़िक है, भगवान के सामने और भगवान के लिए, भगवान के बारे में। तो शायद इसीलिए उसके लिए कोई समय की कोई सीमा नहीं होती है। You can pray to God any time. So they have used these different scales, different ragas to create compositions in praise of the Lord. And that is why I think they are not restricted to the time, raga time theory that North Indian musicians we follow. This is basically because of the development. The classical music that we see today, the form has evolved over centuries. So अलग अलग समय में अलग अलग दिशा में हमारी संगीत
उसका फैलाव हुआ, उसकी अलग अलग सोच लोगों की, म्यूजिशियंस के। तो इस वजह से ये टाइम थियरी जो है ये बहुत पुरातन है, लेकिन आजकल के मॉडर्न टाइम्स में इसको फॉलो करना नहीं करना, और अगर हम करते हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट ने एक बार कहा कि वो अमेरिका में रहता है और लाइव देख रहा था, लाइव स्ट्रीम हो रहा था, मैं यमन बजा रहा था शाम को यहाँ पे इंडिया में, तो उसने कहा मैंने सवेरे सुना सर, बहुत अच्छा लगा। तो मेरे मन में भी प्रश्न आया, अगर यमन राग को हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये रात का राग है, रात में इसको सुनना चाहिए और उससे वो इफ़ेक्ट बनता है या जो भी है, तो लेकिन अभी कोई अमेरिका में बैठ के उसको सुन के वो भी आनंदित हो रहा है, तो या तो मैंने ठीक नहीं बजाया होगा, या फिर थियरी में कोई, ये सारे प्रश्न हैं मेरे खुद के प्रश्न हैं, मैं अपने आप से पूछते हुए ये किताब में मैंने उसको एक कहानी के रूप में डाला कि ताकि ऐसी चर्चाएं हों और इस पर काफ़ी मतलब अगर ज्ञानी लोग उस पर बात करें। इंटरेस्टिंगली जब ये किताब हिंदी की जो अनुवादित किताब है, इसको हमारे भोपाल के ही पंडित उमाकांत गुंडेचा जी ने उसका ब्लर्ब लिखा हुआ है शुरुआत में, तो उन्होंने यही सवाल पूछा है कि a very valid question what Praveen ji is asking, whether we should follow or not follow, and so it is an topic for discussion. तो मैं तो मानता हूँ राग समय चक्र को, तो आई स्ट्रिक्टली फॉलो, बट देर आर पीपल हु डोंट, I mean, and who believe that it is not as effective as it was when the doors were not open to the whole world. तो लेकिन कर्नाटिक म्यूज़िक में शायद मेरा मानना है कि क्योंकि इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड मोस्टली टू डिवोशनल सॉन्ग्स, सो इसीलिए उनको। जब मैं अमेरिका में था तो किसी ने मुझे ये पूछा था कि ये राग जो है वो समय से संबंधित है, तो मैंने उनको यही कहा था कि हम यहाँ जो बजा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका प्रहर दुनिया में कहीं ना कहीं तो होता ही होगा। तो इस तरह से वो राग उस प्रहर से कनेक्टेड है। मैं प्रवीण जी से एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है, वो ये कि ऐसे कोई राग के ऊपर कोई शोध हुआ है क्या, जैसे तोड़ी राग है तो इसके क्लिनिकल एनालिसिस कुछ हुआ है क्या, कि इससे ब्लड प्रेशर कम होता है या इससे भूख ज़्यादा लगती है या सिर दर्द कम होता है, ऐसे किसी रागों के खास रागों के बारे में कुछ खास गुण प्रदर्शित हुए हैं क्या, यदि उनको अनुभव आया हो? मेरे ये किताब लिखने के बाद मेरी मुलाकात एक साइंटिस्ट डॉक्टर शांतला हेगड़े जो निम्हांस बेंगलोर में काम करती, उनसे मेरी बातचीत हुई, और जैसे डॉक्टर भास्कर जी ने कहा वो भी क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं म्यूज़िक के साथ, खासकर नोट्स एंड न्यूरॉन्स करके ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पर उनके थीसिस हैं, और वो जग भर में घूमती हैं और ऑल डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ म्यूज़िक एंड द इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन एंड द बॉडी, इस पर उनका रिसर्च जारी है। तो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं एज व्हाट यू कॉल देम द पीपल ऑन हुम यू एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट। तो वहाँ पे इन्होंने ये जो सवाल इन्होंने पूछा कि कौन से राग से क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, तो इसका स्टडी वो कर रही हैं। मैं जब एक ज़माने में रिलैक्सेशन के सीडीज़ बनते थे तो काफ़ी सारे मैंने किए कि सिर्फ आलाप और जोड़, जैसे शुरुआत में मैंने बजाया, ऐसे काफ़ी सीडीज़ मेरे रिलीज़ हुए हैं, स्ट्रेस रिलीविंग रागास, और सम रागास दैट कैन गिव डिस्ट्रेस यू, सम रागास विच कैन मेक यू स्लीप बेटर, ऐसे सीडीज़। तो उस सिलसिले में काफ़ी लोगों से काफ़ी डॉक्टर्स मेरे पास आए, कहे कि आप भीमपलास बजा के दीजिएगा, आई थिंक भीमपलास विल रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। आई सेड नो, आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू से दैट दिस रागा विल हैव दिस इफेक्ट, क्योंकि इतना रिसर्च अभी तक वहाँ पे हुआ नहीं था, एंड सो आई
going to do that. What I can do is I can just play ragas and say कि ये आप सुनिएगा अच्छा लगेगा, रात को सुनिएगा रात के रागों को और दिन में सुनिएगा दिन के रागों को, इतना मैं बता सकता हूँ. तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आई एम श्योर डॉक्टर भास्कर जी विल बी एबल टू थ्रो मोर लाइट ऑन दिस अबाउट द रागा. मेरा जो अनुभव है, मेरा जो रिसर्च है, मेरा जो शोध कार्य अभी तक किया हुआ है, निर्णय एक ही है, किसी भी एक रोग के लिए कोई भी एक राग एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता. ये फाइनल. ये नहीं कह सकते कि इस बीमारी के लिए ये राग फिक्स है, ये कहना पूरी तरह से गलत है. हमारे हिंदुस्तानी संगीत में अलग अलग फॉर्म्स हैं, शैलियाँ हैं. ख्याल गायन है, ध्रुपद गायन है, ठुमरी है. इस तरह से हमारे संगीत में अलग अलग फॉर्म्स हैं. अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारा अब हॉल टू द कैपेसिटी फुल हो गया है. नए श्रोता आ गए हैं. मेरी प्रवीण जी से गुजारिश है कि वो थोड़ा सा बांसुरी पर थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा बजाएं और लोगों को आह्लादित करें. एक बहुत ही प्यारा और लोकप्रिय राग है, राग यमन. यमन सुनाता हूँ आपको.
मुझे ये निश्चित पता है कि जब इतना अच्छा सुरीला वादन होता होगा तो मेरा बीच बीच में बोलना आपको अखरता होगा, पर चूंकि ये मेरा आज का काम है तो मुझे निभाना पड़ेगा। प्रवीण जी, एक शंका मन में ये है कि ये जो आपका वाद्य है और जितने स्वर वाद्य हैं, इनमें स्वरों के माध्यम से उतार चढ़ाव, जिसको हमारे यहाँ प्राचीन शास्त्रों में काकू का भाषा कहा गया है, उसकी संभावना होती है। पर कुछ वाद्य हमारे भारतीय संगीत में ऐसे भी हैं जो एक स्वरीय वाद्य है, जैसा मेरा वाद्य तबला। तो तबले में सिर्फ एक ही स्वर में मिलाया जाता है। जैसे रागों के माध्यम से रसोत्पत्ति होती है, अलग अलग रस निर्माण होते हैं और उससे हीलिंग पावर भी उसमें निर्मित होती है, तो एकस्वरीय वाद्यों का शास्त्रीय संगीत में लय रखने के अलावा और क्या प्रयोजन हो सकता है, रसोत्पत्ति में उसका क्या योगदान हो सकता है? ये एक मन में विचार है, आप उसके ऊपर भी बोलें। एक स्वरीय वाद्य जैसे इन्होंने बताया, मेरे किताब में मैंने एक जगह मेरी अपनी थियरी उसमें डाल दी है कि मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो शरीर है, पार्डन माय हिंदी, आई एम नॉट सो गुड, तो हमारे शरीर में हर एक बॉडी में एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको रेजोनेंस के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, फिर भी बता देता हूँ कि दो तार, अगर हम तानपुरे के दो तार बिल्कुल ठीक मिला लें, तो ये किशोरी आमोणकर जी ने भी एक बार कहा था कि जोड़ी तार जो हम बोलते हैं, तानपुरे के बीच के दो जो षडज पे हम लोग मिलाते हैं, अगर ये बिल्कुल ठीक, बिल्कुल 100% मिल जाए तो इसमें से एक तार टूट जाता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज़ पार्ट ऑफ द फिज़िक्स। अगर आप स्पीकर के सामने कोई एक ग्लास रखें और वॉल्यूम को बढ़ाते जाएं और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो ग्लास बिखर जाता है, टूट जाता है। सो आई बिलीव दैट ह्यूमन्स ऑल्सो हैव अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो व्हेन वी आर सब्जेक्टेड टू अ ग्रुप ऑफ नोट्स, राग का किसी एक ऐसा एक फ्रीक्वेंसी हो जो शरीर पर हमारे what we call as the soul, उस पर ऐसा एक अप्रतिम, एक विशेष उस पर प्रभाव डालता है, तो which leads to an emotional outburst and it sometimes it reflects on the patient in a different way. तो एक ही राग को अगर बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को अलग अलग एहसास होता है। आप चाहे गाने सुनते हो या म्यूज़िक जो सुनते हो, तो आई बिलीव कि ये फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी, तो ये रिसर्च अभी भी आई एम टोल्ड कि वेस्टर्न म्यूज़िक पर भी हो रहा है कि वेस्टर्न म्यूज़िक एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन माइंड। तो वहाँ पे मेरे बुक में मैंने चर्चा ये की है कि अगर मोनोफोनिक टोन्स हैं, जैसे एक स्वरीय इन्होंने बताया, तो अगर मोनोफोनिक टोन्स को लेकर हम इलाज करने का सोचें तो शायद इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि वेस्टर्न म्यूज़िक इज़ पॉलीफोनिक। वहाँ पे अगर सिम्फनी चलता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हारमोनीज़ हैं, लेयर्स हैं, फर्स्ट वायलिन, सेकंड वायलिन, चेलोस का अलग है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हारमोनी। इन टोटलिटी इट साउंड्स गुड ऑन ईयर्स, बट हाउ मच ऑफ इफेक्ट इट विल हैव ऑन द बॉडी, ये मेरा खुद का एक सोच है, सवाल है, बट द रिसर्च पीपल आर स्टिल रिसर्चिंग ऑन दो सब्जेक्ट्स। तो एक स्वरीय जब इन्होंने कहा तो मेरे दिमाग में यह आया कि मैंने किताब में ऑलरेडी इसको अपने तरीके से मैंने उसको मेंशन किया है कि मोनोफोनिक साउंड्स हैव मोर कैपेबिलिटीज़ टू इफेक्ट अ ह्यूमन ब्रेन एंड माइंड एंड बॉडी, इज़ माई थियरी। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे कॉन्सर्ट्स में मैं बजाता हूँ तो 90% of the audience like you, they all enjoy, they clap and go. There might be one or two who are
crying after the concert. They are shedding tears, and it's uncontrollably they are weeping, and they are at the highest level of happiness, and they are at loss of words. तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? मैंने तो इंटेंशनली मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. मैं मतलब मेरे जैसे संगीतकार जब भी होते हैं, मैं भी जब किसी का सुनता हूँ तो मुझे भी कभी कभी ऐसा हो जाता है. तो वो एक पल में जो वो फ्रीक्वेंसी टच कर जाती है हमारे इसमें जिस्म में, तो इट लीव्स एवर लास्टिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी. सो आई थिंक सिंगल फ्रीक्वेंसी क्रिएट्स मोर इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी. एंड इसीलिए मैं पर्सनली कहता हूँ कि सारे राग सुनने चाहिए, सारे प्रहर के राग सुनने चाहिए. पता नहीं आपको कौन से राग और कौन से स्वर, और इट ऑल डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स. व्हेन आई हैड अ डिस्कशन विद डॉक्टर भास्कर जी, ही पॉइंटेड आउट कि कौन से सुर में गा रहे हैं, मेल गा रहे हैं, फीमेल गा रहे हैं, और उनका उस राग का रिश्ता क्या है. ये सब बातें उस पर डिपेंड करती हैं कि हाउ दैट रागा और दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विल इफेक्ट or have effect on your mind and body. So this is a very vast subject. और I again want to point out कि अगर कोई कहता है कि ये फलाना फलाना राग आप सुनेंगे तो आपका बीपी ठीक हो जाएगा या आपकी ये डायबिटीज़ क्योर हो जाएगी, तो ऐसे कोई टेबल बना ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक राग का अपना पर्सनालिटी है और हर एक ह्यूमन बीइंग का अपना एक विशेष अपना ही पर्सनालिटी होता है. तो इसके बारे में शायद डॉक्टर भास्कर जी ज़्यादा बात करते हैं. मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि संगीत चिकित्सा मतलब सिर्फ राग सुना के थेरेपी हो जाएगी ऐसा गारंटी नहीं है. कम से कम 100 से ज़्यादा पेशेंट्स को मैंने सिर्फ तानपुरा सुना के ठीक कर दिया. अब इस पर ये नहीं कह सकते इसमें कौन सा राग बज रहा है, तो ज़रूरी नहीं है राग ही थेरेपी करता है. तानपुरे से भी सर बजा के हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं किसी को भी. अब रही बात, सर ने जैसे तबले की बात की, एक सुर की बात की, अभी हम ये सीज़न शादियों का चल रहा है, यहाँ ढोल बजता है और सब नाचने लगते हैं. ये भी एक इफेक्ट है साउंड का, एक सुरी. भांगड़ा भी होता है, ढोल बजता है, पूरा भांगड़ा ढोल पे हो जाता है. कितना सुर है उसमें? कुछ भी नहीं है, सिर्फ ढोल पे बजता है. तो किसी को भी नचाने के लिए एक सुर भी काफ़ी होता है और किसी को रुलाने के लिए भी एक सुर काफ़ी होता है. थैंक यू. After this very comprehensive discussion about the time theory and raga, I am sure सब लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, और हमारे पास समय कम है. सिर्फ पाँच या 6 लोगों को मैं चाहता हूँ कि वे प्रश्न पूछें, पर उसके पहले मेरी प्रवीण जी से एक गुजारिश और है कि हमारे रसों में एक श्रृंगार रस भी होता है, और उसमें कुछ राग विशिष्ट रूप से बजाए जाते हैं या गाए जाते हैं, जैसे खमाज है, पीलू है, तिलंग है, इस पहाड़ी है, इस तरह के राग. तो एक उसकी झलक हम लोगों को सुना दे तो बड़े आभारी होंगे. मुझे लगता है कि हम लोगों के पास समय कम है, इसलिए प्रश्नोत्तर का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप करना पड़ेगा. इसके बाद आप पर्सनली प्रवीण जी से, मुझसे या भास्कर जी से आप प्रश्न अलग से पूछ सकते हैं. पर अभी हमारे इस सेशन में प्रवीण जी के बांसुरी से ही, सुमधुर बांसुरी से ही इसका अंत हो, यही हम चाहते हैं. पूछ ले लीजिए, ठीक है, पूछ लीजिए.
मैं आपको बता दूं, इस पे बहुत काम हो चुका है, बहुत सारे पेशेंट ट्रीट भी हो चुके हैं। अब रही बात म्यूज़िक थेरेपी, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे सारे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आज का समय सेशन ख़त्म हो जाएगा। आप मुझसे पर्सनली मिलिए, मेरे पास हर प्रश्न का जवाब है। वो इस सेशन के बाद रुकने वाले हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, आप ज़रूर उनसे मिल सकते हैं। फिलहाल हम प्रवीण जी से निवेदन करेंगे कि वो कुछ सुंदर हमें सुना, उसके बाद हम सेशन अंत करें। डॉक्टर किरण जी ने पहाड़ी का जिक्र किया, तो राग पहाड़ी का एक आलाप मैं आपको सुना रहा हूँ। पहाड़ों के ऊपर बजने वाला एक फोक ट्यून जो है पहाड़ी, वो हमारे शास्त्रीय संगीत में ठुमरी के रूप में या धुन के रूप में हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या किया कि इस पहाड़ी का जो मूल रूप है, जो फोकिश एलिमेंट्स हैं और जो नेचर में हम लोग को साउंड सुनाई देते हैं, उन सबको मिला के पहाड़ी का एक मिश्र पहाड़ी का एक आलाप आपके सामने सुना रहा हूँ। वाह वाह, दिलकश तालियां, तालियां रुकनी नहीं चाहिए प्रवीण जी के लिए, प्रवीण जी की अद्भुत कला के लिए। आई थिंक वी ऑल मस्ट सरेंडर विद अ स्टैंडिंग ओवेशन टू हिम। व्हाट अ वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लूट म्यूजिक। ओ माय गॉड, तालियां रुकनी नहीं चाहिए एवरीबॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी कला, इनकी बांसुरी की ताल की धड़कन हम सभी के दिल की धड़कन तक पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। साथ ही साथ मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा अभिलाष खांडेकर जी को, द मेंबर ऑफ सोसाइटी फॉर कल्चर एंड एनवायरनमेंट, वो इस मंच पे आए और BLF मेमेंटो 2025 के द्वारा प्रवीण जी, भास्कर जी और किरण जी का अभिवादन करें, शुक्रिया अदा करें, सम्मान स्वरूप, प्रेम स्वरूप। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो पेंटिंग आप यहाँ देख रहे हैं, इट इज क्रिएटेड बाय द रिनाउंड भील आर्टिस्ट पद्मश्री भूरीबाई जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। दिस हैज बीन क्रिएटेड फॉर BLF 2025, depicting the connection between nature, earth, human beings and environment, और हमारी मौजूदगी इस बड़े से ब्रह्मांड में, वो आप यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में जो भूरीबाई जी द्वारा बनाया गया है। There it is, the memento of 2025। एक और बार तालियों से अभिवादन करेंगे हम
हमारे डिस्कशंस और ऑथर्स का। और उम्मीद है जो तरंगे आपने इनके संगीत के द्वारा महसूस करी, वही तरंगे आप इनकी किताब को पढ़ के भी महसूस कर पाएंगे। प्रहार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, किरण जी और भास्कर जी। आहा, देखिए बहुत कम ही ऐसे मौके आते हैं जब भारत भवन का अंतरंग भी कम पड़ जाता है लोगों के लिए। ये एक उन मौकों से एक है, क्योंकि भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल साहित्यकारों को, साहित्य प्रेमियों को, राइटर्स को, लिसनर्स को, रीडर्स को, थिंकर्स को एक साथ लाया है, आप सभी के बीच लाया है। पिछले 3 दिनों में आपने 60 सेशंस सुने, आपने 125 से ज़्यादा ऑथर्स को सुना, थिंकर्स को सुना, जिनको शायद हम बस किताब में पढ़ के सोचते होंगे कि काश कभी इनसे मिलने का मौका मिले। उनसे मिलने का जो मौका है वो आपको यहाँ पे मिला, रूबरू होने का मौका मिला। और अब वो पल आ चुका है कि ये जो 3 दिन का सुहाना सफ़र है, हम उसकी ओर, उसके एक सुनहरे अंत की ओर बढ़े। अंत अनंत होता है, अंत का कोई अंत नहीं होता। फिलहाल के लिए अंत है, पर अंत इसलिए ही कर रहे हैं ताकि अगले साल दोबारा हम लौट के आपके पास आएं। वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द वैलेडिक्टरी। हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान सब हमारे बीच रहेंगे। मैं चाहूँगा वो प्लीज़ सभी लोग सेटल हो जाएं and we will move towards the valedictory ceremony. We would request everybody to settle down. We will start the valedictory function soon. एक बार आप सभी की मौजूदगी दर्ज कर लेते हैं। हमारा तो साउंड चेक हो गया है, आपका साउंड चेक कर लेते हैं। शाम मस्तानी हो गई है, तो मैं आपको सभी को बड़े ही प्यार और मुस्कुराहट के साथ बोलूँगा गुड इवनिंग। देखते हैं आप भी मुझे बोलते हैं या नहीं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया। तो हमने पिछले 3 दिनों की शुरुआत और अंत कुछ ना कुछ सुंदर पंक्तियों के साथ की है। तो उसी परंपरा को बरकरार रखते हुए जितने भी किताब प्रेमी यहाँ हैं, जितने भी साहित्य प्रेमी यहाँ हैं, आप सभी के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा। उसके साथ हम एक शुभ शुरुआत करेंगे। गौर से सुनिएगा, आप सबकी तवज्जो चाहूँगा। अर्ज किया है पे क्या कहते हैं? हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है इंटेलिजेंट ऑडियंस है। अर्ज किया है, आसपास हो रही थी आम जिंदगी की किताबी बातें। आसपास हो रही थी आम जिंदगी की किताबी बातें। मेरी जिंदगी आम जरूर है, पर मेरी किताबें आम नहीं, मेरी किताबें आम नहीं। इसी के साथ ये 3 दिनों का सुनहरा सफर आज आपके बीच यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे, अंत करेंगे। और मैं चाहूँगा हमारे साथ मेरी को होस्ट पारुल। इस सेशन इस